हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने फास्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म्स के बारे में सुपरफिशियली देखा और उसका एक कंपाउंड डिस्कस किया था फॉस्फीन पर। लेकिन इस साल एनसीईआरटी ने फास्फोरस के कंपाउंड्स हटा दिए गए हैं, इसलिए अपन जो फास्फोरस के हैलाइड्स हैं उसको डिस्कस नहीं करेंगे। वो मुझे ध्यान नहीं रहा, तो फॉस्फीन डिस्कस हो गया था इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट आता है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस फॉर्म्स मेनी टाइप नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स. Few examples of few are this hypophosphorus acid, which is H3PO2, hypophosphorus acid, H3PO3 phosphorus acid, H4P2O5 pyrophosphorus acid. I will later explain what does it mean pyro here. H4P2O6 hypophosphoric acid, H3PO4 phosphoric acid, H4P2O7 pyrophosphoric acid, and metaphosphoric acid HPO3, because metaphosphoric acid is a linear polymer of HPO3, that's why it is written as HPO3 bracket n times. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हैं फास्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्सो एसिड्स में, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड पे बढ़ती जा रही है। जैसे हाइपोफॉस्फोरस एसिड में +1 है, फास्फोरस एसिड में +3 है, फिर पायरोफॉस्फोरिक फास्फोरस एसिड में +3 है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में +4 है, फॉस्फोरिक में +5 है, पायरोफॉस्फोरिक में +5 है, मेटाफॉस्फोरिक में +5 है। तो जहाँ फास्फोरिक है वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी, जहाँ फास्फोरस है वहाँ +3 होगी। सिर्फ ये हाइपोफॉस्फोरिक का एक्सेप्शन है, यहाँ +4 है। तो अपन देखेंगे इसे। तो आपको मेन चीज़ जो याद रखने की है वो इन ऑक्सो एसिड्स के फॉर्मूला आपको याद रखने, बाकी सबके अपने आप याद हो जाएंगे आपको। कौन कौन से? हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए आप, ये H3PO2, इसमें सभी ऑक्सो एसिड्स में फॉस्फोरस का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होती है। अब आप देखेंगे H3PO3 में 3 हाइड्रोजन है, H3PO2 में 3 हाइड्रोजन है, H3PO4 में भी 3 हाइड्रोजन स्ट्रक्चर है, पर सभी की बेसिसिटी अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि HCl में एक हाइड्रोजन है तो वो मोनोबेसिक है, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है तो वो डाइबेसिक है, तो H3PO4 में 3 हाइड्रोजन है वो ट्राइबेसिक है, तो H3PO2 भी ट्राइबेसिक होगा या H3PO3 भी ट्राइबेसिक होगा। इसीलिए इनकी बेसिसिटी अलग है। और बेसिसिटी आपको समझने के लिए उनकी स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा कि किसकी बेसिसिटी कितनी है। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे H3PO2, यहाँ पर फॉस्फोरस की जो कोवेलेंसी है वो है यहाँ पर 5, 1 2 3 4 और 1 5, तो 5 कोवेलेंसी है, तो 5 बॉन्ड बनाने हैं इसको। तो अब इसमें इसकी बेसिसिटी होती है 1, ये याद रखें। इसकी बेसिसिटी 1 होगी। ये कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, विच कैन बी यूज्ड एज ए प्रोटॉन। बाकी दोनों हाइड्रोजन डायरेक्ट फॉस्फोरस से जुड़े हुए हैं और एक सिंगली ऑक्सीजन की डबल बॉन्डेड है। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर आती है, जो अपने को बाद में पता चलता है स्ट्रक्चर देख के कि ये सिर्फ एक ही प्रोटॉन दे सकता है, दैट्स व्हाई इट इज ए मोनोबेसिक एसिड। H3PO3 ये था हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। तो फॉस्फोरस एसिड की बात करें तो फॉस्फोरस एसिड में 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो डायरेक्टली फॉस्फोरस से नहीं जुड़े हैं, वो ऑक्सीजन से जुड़े हैं, और एक हाइड्रोजन फॉस्फोरस से डायरेक्टली जुड़ा है और एक ऑक्सीजन डायरेक्टली फॉस्फोरस से जुड़ा है। तो जो 2 हाइड्रोजन जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़े हैं, these 2 हाइड्रोजन कैन बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, दैट्स व्हाई दिस एसिड इज ए डाइबेसिक एसिड। ये एसिड हो जाएगा डाइबेसिक एसिड। और ये मोनोबेसिक हो गया H3PO2, ये सिर्फ एक ही प्रोटॉन दे सकता है, दैट्स व्हाई इट इज मोनोबेसिक। और यहाँ पर इस फॉस्फोरिक एसिड में, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में, देयर आर 3 प्रोटॉन्स व्हिच आर अटैच्ड टू ऑक्सीजन, और 3 प्रोटॉन ऑक्सीजन से अटैच्ड है। इसीलिए ये तीनों के तीनों प्रोटॉन, दीज 3 हाइड्रोजन कैन बी लूज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, दैट्स व्हाई इट इज ए ट्राइबेसिक एसिड। ये ट्राइबेसिक एसिड। एक और चीज है, फॉस्फोरिक लाइक ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड अपन ने देखे थे, दे हैव अ टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, दे बिहेव्स लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन सम केसेस। उसी तरह से फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव पीएच बॉन्ड। ये जो पीएच बॉन्ड है, दिस पीएच बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इजीली एंड दिस हाइड्रोजन विल बी अवेलेबल फॉर रिडक्शन। तो जिन फॉस्फोरस के एसिड्स में, ऑक्सो एसिड्स में नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड ज्यादा होंगे, दे विल बी मोर या दे विल बी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। जिसमें जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड होंगे उतने ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे।
जैसे इसमें 2 पीएच बॉन्ड है तो वो ये इस कौन सा फॉस्फोरस एसिड से हाइपोफॉस्फोरस एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, और मेटाफॉस्फोरस एसिड तो और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसमें अपन देखेंगे स्ट्रक्चर में और पीएच बॉन्ड होते हैं। तो ये तो हो गया इनका ये बेसिसिटी कितनी है और इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर कैसे निकालेंगे। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर आप देखेंगे नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड से, और बेसिसिटी आप देखेंगे किससे कि कितने बेसिसिटी आप देखेंगे कि कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जो डायरेक्टली फास्फोरस से ना जुड़ते हुए ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट आता है इसका पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो पायरो का मीन होता है हीट, गर्मी, हाँ, या हाई टेम्परेचर वाली चीज इसको बोलते हैं अपन पायरो। तो पायरोफॉस्फोरस एसिड का मतलब फास्फोरस में पायरो क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जब आप फास्फोरस एसिड को गर्म करते हैं तो फास्फोरस एसिड क्या करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करते हैं, दो फास्फोरस एसिड के मॉलिक्यूल यूनाइट होते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करते हैं, और जो मॉलिक्यूल बनता है वो होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये है आपका फास्फोरस एसिड, ये है आपका फास्फोरस एसिड। इस फास्फोरस एसिड से फास्फोरस एसिड है H3PO3, क्योंकि ये डाइबेसिक है इसलिए इसमें 2 ऐसे प्रोटॉन है जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये जब OH को आप रिलीज करते हैं, OH जब निकलेंगे इन दी फॉर्म ऑफ H2O, तो यहाँ पर बच जाता है सिर्फ एक ऑक्सीजन, और ये जो फॉर्मूला मिलता है ये आपका होगा 4H_P2 और 1 2 3 4 5 H4P2O5 विच इज पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो ये पायरोफॉस्फोरस एसिड इस तरीके का है। वैसे ही सिमिलर वे में पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड मतलब आपके जब दो फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में यूनाइट होंगे और वो एक वाटर का मॉलिक्यूल लूज कर देंगे, तब आपका मिलेगा आपको पायरोफॉस्फोरिक एसिड। या जैसा मैंने फॉस्फोरस एसिड के लिए किया है, वैसे ही आप फॉस्फोरिक एसिड के लिए भी करेंगे तो आपको पायरोफॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा। एक होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में क्या होगा, बेसिकली आप जब हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर देखेंगे तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड ये दोनों फास्फोरस डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। हाइपोफॉस्फोरिक में दोनों फास्फोरस डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, और हर फास्फोरस के पास 2 OH बॉन्ड होते हैं जो कि यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला होगा। यहाँ पर इसमें हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में दोनों फास्फोरस डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, और हर एक फास्फोरस के पास 2 OH बॉन्ड होते हैं। तो मतलब ये टेट्राबेसिक एसिड है, दिस एसिड कैन लूज 4 प्रोटॉन्स। तो इस तरह से आप सभी फास्फोरस एसिड की स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको पता चल सकती है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज जो इनके बारे में याद रखने वाली ये है कि ये सारे ऑक्सो एसिड्स में से वो सभी ऑक्सो एसिड जिनमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, वो सभी फास्फोरस के ऑक्सो एसिड, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल फास्फोरस एसिड और पायरोफॉस्फोरस एसिड है। तो अपन एग्जांपल अभी फास्फोरस एसिड का ले रहे हैं। तो फास्फोरस एसिड के को जब हीट आप करते हैं तो इस फास्फोरस एसिड में डिसप्रोपोर्शनेट होने की टेंडेंसी है। कब, जब हीट करते हैं इसके सॉल्यूशन को या फास्फोरस एसिड को, जो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। एकमात्र एसिड जो बाहर मिलेगा आपको वो है फास्फोरिक एसिड। अनलाइक लाइक ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओनली नाइट्रिक एसिड कैन बी ऑब्टेन इन सेपरेट स्टेट। सिमिलर वे में फास्फोरस का फास्फोरिक एसिड ही सॉल्यूशन में आपको मिलता है, बाकी सब हाइपोथेटिकल एसिड्स हैं। उनको आप किसी न किसी 2 कंपाउंड के मिक्सचर से ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर आपने इसको हीट किया तो किसको, फास्फोरस एसिड को जब आपने हीट किया, फास्फोरस एसिड को जब आपने हीट किया तो आपको मिला फास्फोरिक एसिड और फॉस्फीन।
फॉस्फीन आपको मिली। तो ये फॉस्फीन में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन, इसमें पहले H3PO4 में आप देखें, H3PO4 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और इसमें -3 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है डिस्प्रोपोर्शनेट हुई है +5 से -3 के इंटरवल में। तो इसीलिए जो +3 और ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉस्फोरस के ऑक्साइड एसिड्स हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेट होने की टेंडेंसी रखते हैं हीट करने पर। अच्छा, एक और चीज आपसे पूछी जाएगी कि व्हाई द ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस इन +5 ऑक्सीडेशन डज नॉट हैव टेंडेंसी टू डिस्प्रोपोर्शनेट। तो बिकॉज क्योंकि +5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस दिखाई नहीं सकता, इसीलिए हो जाएगा ही उसमें। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो फॉस्फोरस के नाइट्रोजन फैमिली यही फिनिश होती है। अपने को सिलेबस में सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के कंपाउंड थे, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक वगैरह के इनका कुछ नहीं था सिलेबस में, तो अपना फिनिश हो गया नाइट्रोजन फैमिली। उसके बाद अगली आती है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली जो है उसमें मेंबर्स आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। दीज 5 elements collectively called oxygen family. These are also called chalcogens. Chalcogens means ore former because most of the ores आपने देखे होंगे या तो वो ऑक्साइड होते हैं या सल्फाइड होते हैं, सेलेनाइड होते हैं, टेल्यूराइड होते हैं। सेलेनाइड टेल्यूराइड आपके लिए नई टर्म है, लेकिन ऑक्साइड सल्फाइड आप जानते हैं, या तो ऑक्साइड होंगे, सल्फाइड होंगे, सल्फेट होंगे। तो इसीलिए दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द ओर्स आर फाउंड इन द कॉन्जुगेशन विद आइदर ऑक्सीजन और सल्फर, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड chalcogens. ऑकरेंस की बात करें तो वी नो दैट ऑक्सीजन इज मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट और ऑन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा एबंडेंट मिलने वाला एलिमेंट है, सिलिकॉन के उसके बाद है, और थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है एल्यूमिनियम। एंड मोस्ट एबंडेंट मेटल की बात की जाए तो एल्यूमिनियम इज मोस्ट एबंडेंट मेटल, क्योंकि उसके बाद जो मेटल आती है सेकंड वो है आयरन। तो ऑक्सीजन मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है, विच इज 46.6% बाय मास। तो अर्थ क्रस्ट का 46% से ज्यादा मास किसने बना है? ऑक्सीजन ने। एटमॉस्फेयर की बात करें तो हवा में या एयर में 20.95%, ऑलमोस्ट 21% बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन है अपनी। उसके बाद सल्फर की अर्थ क्रस्ट में एबंडेंस देखें तो सल्फर की अर्थ क्रस्ट में एबंडेंस है 0.03%। ये मिलता है मैक्सिमम सल्फेट्स के फॉर्म में। सल्फेट जैसे जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डॉट डाइहाइड्रेट, आपने पीओपी का नाम सुना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विच इज कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल की वजह सिर्फ हाफ हो, देन इट बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। बेराइट, हालांकि पीओपी नेचर में आपको फ्री नहीं मिलता, इसको बनाना पड़ता है जिप्सम से। बेराइट, बेरियम सल्फेट। इप्सम सॉल्ट, इप्सम इज ए सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, विच इज मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट 7H2। इसके बाद सल्फेट के साथ अलावा सल्फाइड के फॉर्म में भी सल्फर मिलता है। सल्फाइड के फॉर्म में मेन और लेड का जो है गैलेना, जिसको बोलते हैं पीबीएस को इज आल्सो कॉल्ड गैलेना। जिंक ब्लेंड विच इज ZNS, जिंक का और भी लेड का और गैलेना है, जिंक का और जिंक ब्लेंड है। कॉपर भी कॉपर पायराइड के फॉर्म में मिलता है, और कुछ फॉर्म में सल्फर हाइड्रोजन के साथ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, वॉल्केनिक इरप्शन में जब गैसेस निकलती हैं तब। एनिमल्स की बात करें तो एग में, प्रोटीन में, गार्लिक में, ऑनियन में, मस्टर्ड में, हेयर में, वुल में, इन सब में सल्फर किसी न किसी फॉर्म में मिलता ही है। तो ये हो गया इनका ऑकरेंस। सेलेनाइड और टेल्यूराइड मेटल के साथ कंपाउंड बनाते हैं, दे आर आल्सो दे कॉल्ड सेलेनाइड एंड टेल्यूराइड। और पोलोनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ये नेचर में एज ए डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम और यूरेनियम मिनरल से मिलता है। थोरियम और यूरेनियम का जब डीके होगा तो आपको पोलोनियम मिलता है। चलिए आगे देखते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बिकॉज दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट, तो जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा पी सबशेल में, दैट्स व्हाई इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2NP4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद जब अपन आते हैं आयनिक और एटॉमिक रेडाई पर, तो एटॉमिक आयनिक रेडाई नो डाउट व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ती जाती है, और विदाउट एनी एक्सेप्शन एटॉमिक रेडाई और आयनिक रेडाई इंक्रीजेस गोइंग डाउन इन द ग्रुप। नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस की साइज बढ़ती जाती है, एटम्स बिकम लार्जर। However, size of oxygen is exceptionally small.
विच मेक्स ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप जानते हैं ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो ऑक्सीजन की स्मॉल साइज है, लेकिन नीचे जाने पर साइज बढ़ती जाती है। इसके बाद जो अगला आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, आईई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में मैं आपको पहले बताया था ग्रुप 15 जो नाइट्रोजन फैमिली है, फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नहीं नाइट्रोजन फ्लोरीन, यहाँ पे एक मिनट। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो जब अपन नीचे से ऊपर से नीचे जाते हैं तो व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, बिकॉज साइज बढ़ती जा रही है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू घटती जाती है, कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं, नीचे जाने पर बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू। लेकिन जब हमने ग्रुप 14 पढ़ा था, जो मैंने नाइट्रोजन का आपको बोला था, ग्रुप 15 ग्रुप 15 एलिमेंट जो पढ़ा था, जैसे ये ग्रुप 14, 15 और ये ऑक्सीजन फैमिली का 16। तो ग्रुप 15 एलिमेंट की बात करें तो ग्रुप 15 एलिमेंट में मैंने आपको बोला था कि इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी करस्पॉन्डिंग मेंबर जो इस पीरियड के जो है 16 नंबर ग्रुप के और 14 नंबर के, इन दोनों से 15 नंबर के ग्रुप के एटम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। इनसे ज़्यादा 15 वाले एटम की 14 वाले एटम से ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होना सही है, ये नॉर्मल ट्रेंड है, क्योंकि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज घटती है, और एटॉमिक साइज घटती है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती है। तो कार्बन से छोटा नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन छोटा है, तो इसलिए उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन नाइट्रोजन के बाद जब आप ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हैं तो ऑक्सीजन और छोटा है, लेकिन ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से कम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीजन कैन अटेन रेडिली हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जबकि नाइट्रोजन के आप ऑलरेडी हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसलिए यू हैव टू स्पेंड मोर एनर्जी इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो करस्पॉन्डिंग पीरियड में ग्रुप 15 एलिमेंट की 14, 15, 16 में बात करें तो ग्रुप 15 एलिमेंट हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन ग्रुप 14 एंड ग्रुप 16। इसलिए नीचे जाने पर ग्रुप 16 एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती तो है, पर इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी करस्पॉन्डिंग ग्रुप 15 के एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से कम होती है। अगला पैटर्न, जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, ईजी की बात करें अपन, या आईईजी भी बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जब बात करें अपन तो नीचे जाने पर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की साइज बढ़ती जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन लेने में जो एनर्जी रिलीज होगी बहुत कम होगी, तो व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। पर सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की होना चाहिए थी, बिकॉज इट्स स्मॉलर साइज, पर ऑक्सीजन का इतना स्मॉल साइज है, बहुत ही स्मॉल साइज है, इसके कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में भी एनर्जी खर्च करना पड़ती है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू ओवरकम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इसीलिए ऑक्सीजन हैज less negative value of electron gain enthalpy than sulfur. This is anomaly. नीचे जाने पर ऑक्सीजन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव होना थी, पर सल्फर की मोर नेगेटिव है देन ऑक्सीजन। उसके बाद सल्फर के बाद फिर नॉर्मल ट्रेंड आ जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनली स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन। आगे आता है अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अपन जानते हैं नेक्स्ट टू फ्लोरीन ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। उसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन। तो बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, और ऊपर से नीचे जाने पर क्योंकि साइज बढ़ती जा रही है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कैरेक्टर है वो घटता जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, दैट इज मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस। आगे आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आई विल जस्ट रीड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। सेलेनियम एंड टेल्यूरियम आर मेटलॉइड्स, ये दो मेटलॉइड्स हैं। ये दो हो गए आपके नॉन मेटल, ये दो आपके हैं मेटलॉइड्स। और पोलोनियम आपका एक टिपिकल रेडियोएक्टिव मेटल है, रेडियोएक्टिव मेटल है जिसका हाफ लाइफ तकरीबन होता है 13.8 डेज। 13.8 डेज इसका हाफ लाइफ है। ऑल दीज एलिमेंट एग्जिबिट एलोट्रॉपी। यहाँ पर थोड़ा नाइट्रोजन फैमिली से अलग है, यहाँ पर सारे एलिमेंट एलोट्रॉपीज में एग्जिबिट करते हैं, जबकि नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट एलोट्रॉपीज में दिखा रहे थे। इसके बाद
मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन इन द ग्रुप, जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाता है बिकॉज एटम बिकम्स हेवियर। द लार्जर डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में जो लार्जर डिफरेंस है, दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई एटॉमिक हो सकता है, पर ऑक्सीजन की अपन बात करें डाई एटॉमिक होता है, और सल्फर होता है 8 एटम वाला। तो सल्फर का जो नेचर है वो पॉली एटॉमिक है, उसमें 8 है, जबकि ऑक्सीजन डाई एटॉमिक होता है। तो इसलिए सल्फर के और ऑक्सीजन के मेल्टिंग पॉइंट में बहुत वास्ट डिफरेंस है। नीचे जाने पर बढ़ता तो है, सल्फर का भी बढ़ा है, पर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है बिकॉज ऑफ दिस पॉली एटॉमिक नेचर ऑफ सल्फर। आगे अपन आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें अपन तो इस ग्रुप के सभी एलिमेंट -2 +2 +4 +6 ये सभी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। ऑक्सीजन की बात करें, बिकॉज ऑक्सीजन की आप जानते हैं इसमें डी ब्लॉक अपसेट होता है, इसलिए ऑक्सीजन की कोवेलेंसी रिस्ट्रिक्टेड है। ऑक्सीजन जो दिखाता है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कॉमन है, वो बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण -2 है। तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट सारे कंपाउंड में दिखाता है एक्सेप्ट फ्लोरीन के साथ, जब जो आता है जो फ्लोरीन के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस होने के बजाय आ जाती है +2। तो ऑक्सीजन शो बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट -2 एंड +2 मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में, और बाकी सभी कंपाउंड में ऑक्सीजन जो दिखाता है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ऑक्सीजन डज नॉट शो +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप शो +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट +4 और +6 आर मोर कॉमन। +4 और +6 ये फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, मतलब आपने इस इलेक्ट्रॉन को आपने डी ब्लॉक में करा दिया। अब ये डी ब्लॉक की फैसिलिटी ऑक्सीजन के पास नहीं है, दैट्स व्हाई दीज ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नॉट बी शोन बाय ऑक्सीजन। तो +4 और +6 अदर एलिमेंट में कॉमन होती है। सेलेनियम टेलेनियम यूजुअली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड विद ऑक्सीजन एंड +6 विद फ्लोरीन। ऑक्सीजन के साथ वो सेलेनियम टेलेनियम +4 दिखाएंगे और फ्लोरीन के साथ ये +6 दिखाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस गोइंग डाउन इन द ग्रुप एंड स्टेबिलिटी ऑफ +4 इंक्रीजेस। इस +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर घटती है, जबकि +4 की स्टेबिलिटी ऊपर जाने पर बढ़ती है। दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैंने बोला था जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विच कैन बी शोन बाय इन ए ग्रुप। तो +6 जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से दो कम दिखाने की टेंडेंसी होती है, या 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाने पर बढ़ती जाती है, वो इसका कॉन्सिक्वेंस, वो किसका कारण है? इनर्ट पेयर इफेक्ट का। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +6 की टेंडेंसी या स्टेबिलिटी घटती जाती है, जबकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। +4 और +6 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कंपाउंड की, उनमें जो कंपाउंड जो जनरली बनते हैं वो कोवेलेंट होते हैं, प्राइमरीली कोवेलेंट होते हैं नेचर में। आगे आता है जो एनामोलस बिहेवियर है ऑक्सीजन का। तो एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज क्योंकि पी ब्लॉक के एलिमेंट जो नाइट्रोजन फैमिली अपन ने देखा था वैसे के वैसे इसमें एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है, इसकी स्मॉलर साइज है, इसकी हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इसकी हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इन सभी के कारण ये सभी प्रॉपर्टीज के कारण ऑक्सीजन का जो बिहेवियर होता है वो ग्रुप के बाकी मेंबर से हटके होता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एनामोलस बिहेवियर। जैसे फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कारण ही H2 हाइड्रोजन का कंपाउंड सल्फर के साथ होता है H2S, और हाइड्रोजन का कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ होता है H2O। दोनों के दोनों ऑक्सीजन सल्फर एक ही फैमिली के मेंबर हैं, पर फिर भी ये गैस है और ये लिक्विड है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस स्पेशल कैरेक्टर इज फाउंड इन ओनली ऑक्सीजन, नॉट अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। डी ऑर्बिटल के कारण, अब्सेंस के कारण ऑक्सीजन की जो कोवेलेंसी है वो 4 तक ही होती है, और 4 तक होती है, पर रेयरली ये 2 से ज़्यादा जाती है। बहुत ही कम कंपाउंड है जिसमें 2 से ज़्यादा जाती है, पर अगर जाना हो तो 4 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। बाकी सारे एलिमेंट की बात करें तो ग्रुप के जो बाकी बचे हुए मेंबर हैं उनमें ये कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा एक्सपांड की जा सकती है। अगली आती है आपकी रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।